आलिया एक अमीर घराने की बेटी होती है। उसके माता पिता धनराज और रोमा उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। एक दिन वो उनके पास आकर उन्हें एक लड़के के बारे में बताती है और उससे शादी करने की इच्छा जताती है। ये देखिए मॉम डैड, ये रोहित है। मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन लड़का हीरा है, हीरा। हम दोनों एक मॉल में मिले थे और उस दिन के बाद से हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर प्यार हो गया। लेकिन आलिया, डैड, मुझे रोहित बहुत पसंद है, प्लीज मना मत करना। नाउ हम अमीर हैं और तुम्हारी शादी एक अमीर लड़के से ही होगी। बात खत्म। अब मुझे और कोई सियाप्पा नहीं चाहिए। लेकिन रोमा, आलिया की खुशी भी तो इम्पोर्टेंट है। लड़के को देखकर ही समझ में आता है कि कितना अच्छा और नेक विचारों वाला है। पुत्र, मेरी तरफ से तो हाँ है। लेकिन धनराज जी। हे भगवान, मॉम, आप भी ना, सच में अब इतनी भी हिटलर मत बनो ना। कम ऑन, बेईमान ही सही। लेकिन धनराज के साथ साथ रोमा भी शादी के लिए मान जाती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आलिया अपने आलीशान बंगले को छोड़कर अब रोहित के घर में रहने आती है, जहां पर उसकी सास मालती और जेठानी तन्वी होती है। एक दिन आलिया सबके लिए चाय बनाने जाती है, लेकिन तब वो कंफ्यूज हो जाती है। ओफो, मुझे तो ठीक से पता भी नहीं कि चाय में पहले पानी डालते हैं या दूध, और पहले चीनी डालते हैं या चाय पत्ती, और तो और ये पोहे, इन्हें मैं कहाँ से भिगाऊं? वॉशिंग मशीन में? नहीं नहीं, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अरे मेरी प्यारी देवरानी, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम एक अमीर घराने से हो, जहां पर तुम्हें सब कुछ पका पकाया मिलता होगा। तुमने कभी ठीक से अपनी मायके की रसोई भी नहीं देखी होगी। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तुम चिंता मत करो बहू। बड़ी बहू और मैं तुम्हें खाना बनाने से लेकर हर एक छोटे से छोटा काम सिखा देंगे, वो भी एकदम झट से। यहाँ रोमा को दिन ब दिन लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं और उसे अपनी बेटी को एक मिडिल क्लास फैमिली में भेजकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन भी मेरे फ्रेंड्स ने मेरा मजाक बनाया कि इतनी अमीर होकर भी एक मिडिल क्लास ससुराल में चली गई तुम्हारी बेटी। ये सुन सुनकर तंग आ गई हूं मैं। ना जाने मेरी बेटी उस घर में किस हाल में होगी। लेकिन अब बस, अब और नहीं। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी जिसके चलते ही मेरी आलिया उस खटारा ससुराल को छोड़कर वापस मेरे पास आ जाएगी। रोमा अब एक बहुत बड़ा नाटक करती है। वो जानबूझकर उसी शहर में जाती है जहां पर उसकी बेटी रहती है। रोमा को सूटकेस के साथ अचानक अपने ससुराल में देखकर आलिया सहित सभी घर वाले एकदम हैरान रह जाते हैं। मॉम, आप यहाँ कैसे? आलिया बेटा, वो दरअसल मुझे इस शहर में थोड़े छोटे मोटे काम थे। होटल बुक करके उसमें रहने से अच्छा मैंने यही सोचा कि अपनी बेटी के पास ही कुछ दिन के लिए रह जाऊं। आशा करती हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समधन जी। अरे नहीं नहीं समधन जी, इसमें काहे की दिक्कत? उल्टा ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए आपको कि आप अपने बंगले से हमारे मिडिल क्लास घर में रहोगी, चलेगा आपको? दौड़ेगा समधन जी, दौड़ेगा। और इस तरह रोमा अपनी बेटी के ससुराल में घुस जाती है। आखिरकार मेरे प्लान की पहली सीढ़ी तो पार हो गई। मैं इस घर में घुस गई। अब बस जल्द से जल्द मुझे मेरी बेटी के मन में सबके लिए इतनी कड़वाहट घोलनी है, इतनी कड़वाहट घोलनी है कि वो ये शादी तोड़कर मेरे साथ फिर से घर चले। रोमा देखती है कि उसकी बेटी बहुत अच्छे से सारे काम कर रही है और सबके साथ बहुत खुश भी है। ये देखकर रोमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। आलिया बेटा, तुम्हें तो अब सारे काम आते हैं। यहाँ तक कि तुम्हें तो सिलबट्टे पर मसाला भी पीसने आता है। ये सब कैसे हुआ बेटा?
मॉम, वैसे तो अगर मैं किसी और तरीके से ये सब सीखने जाती तो ऑफ कोर्स मुझे जन्म लग जाते, लेकिन मेरी जेठानी और सास इतनी अच्छी है, इतनी अमेजिंग है कि उन्होंने मुझे सब कुछ 1 महीने में ही सिखा दिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके मन में सबके लिए जो मिठास भरी हुई है उसे खत्म तो मैं करके ही रहूंगी। रोमा अपनी चाल को अंजाम देने के लिए अब आलिया को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। एक रोज मालती और तन्वी बाजार गए होते हैं। ये लो मॉम, आलू के पराठे और पुदीने की चटनी मैंने बनाई है। मम्मी जी और जेठानी जी को बहुत पसंद आई। वैसे बेटा, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। वो आज सुबह मैंने तेरी सास और जेठानी जी को आपस में तेरे पराठों की बुराई करते हुए सुन लिया था। वो तो ये कह रही थी कि कैसी बहू पाई है मैंने, सारे फीके पराठे बना दिए। क्या? ये आप क्या कह रही हो मॉम? मम्मी जी ने मेरे बारे में ऐसा कहा? हाँ बेटा, मुझे तो तब कुछ समझ में ही नहीं आया। ये सब तेरे मुंह पर बहुत तारीफें करते हैं, लेकिन तेरे पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। मैं तो तुझे बस आईना दिखा रही हूँ और कुछ नहीं। आलिया को बहुत दुख होता है और वो अब अपनी सास और जेठानी से बातचीत करना कम कर देती है। जब मालती को ये महसूस होता है कि आलिया उससे कटी कटी सी रहने लगी है, तभी क्या हुआ छोटी बहू? मैं पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ तुम मुझसे और बड़ी बहू से ठीक से बात ही नहीं कर रही। अपनी माँ के आने के बाद हमें भूल गई ना बेटा? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ऐसा क्यों बहू? तुम में तो कोई कमी नहीं है, सारे काम कितने अच्छे से करती हो तुम। फिर क्यों सुधरना है तुम्हें? रहने दीजिए मम्मी जी। अरे लेकिन छोटी बहू, मेरी बात तो सुन। आलिया बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और ये सब रोहित देख लेता है। फिर 2 दिनों बाद रोहित आलिया के लिए एक नया ड्रेस लाता है। अरे वाह वाह वाह, बहुत प्यारी लग रही है तू इस ड्रेस में बेटा। तुझे किसी की नजर ना लगे। थैंक यू सो मच मॉम। और मैं जानती हूँ कि ये ड्रेस पर मुझ पे बहुत प्यारा लग रहा है। लगेगा भी क्यों नहीं, रोहित ने इतने प्यार से जो लाया है ये ड्रेस। बेटा, शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मतलब ये है कि रोहित ने ये ड्रेस प्यार से नहीं बल्कि अपने मन पर पत्थर रख के लाया है। मैं तो जब बाहर से गुजर रही थी तब मैंने उसे दोस्त से फोन पर बात करते हुए सुन लिया और वो ये कह रहा था कि मैं तो अपनी बीवी के महंगे शौकों से थक गया हूँ, इसे तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ चाहिए होता है। क्या? वो ऐसा कैसे बोल सकता है? आने दो उसे, आज उसकी खैर नहीं। रात में जब रोहित घर आता है तब वो ड्रेस को फर्श पर देखता है। आलिया, ये ड्रेस यहाँ पर क्यों फेंका है और इसे तुमने क्यों नहीं पहना? नहीं पहनना मुझे तुम्हारा कोई ड्रेस। मैं सब जान चुकी हूँ कैसे चिड़चिड़ करके तुमने ये ड्रेस लाया है मेरे लिए। मैं तो तुमसे कभी कुछ मांगती भी नहीं। इस बार तुम्हें सैलरी में बोनस मिला था, इसीलिए मैंने तुम्हें वो ड्रेस लाने को कहा था। लेकिन आलिया, तुम्हें किसने कहा कि मैंने ये ड्रेस चिड़चिड़ करके लाया है? मैंने तो बड़े प्यार से लाया है ये ड्रेस। चुप रहो तुम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। इतना कहकर आलिया कंबल ओढ़कर सो जाती है। कुछ दिनों बाद घर में त्योहार के वक्त मालती अपने बहुओं के लिए साड़ियां लाती है। ये सुंदर और महंगी वाली छोटी बहू को दूंगी, खुश हो जाएगी वो। लेकिन रोमा उन साड़ियों के बॉक्सेस को अदला बदली कर देती है। अब मालती अच्छी वाली साड़ी का बॉक्स तन्वी को देगी और सस्ती वाली साड़ी आलिया को देगी, जिससे आलिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, यानी कि आग में घी की मात्रा और बढ़ जाएगी और फिर होगा विस्फोट। यही तो मैं चाहती हूँ कि आलिया इन सब से नफरत करने लगे और मेरे साथ घर वापस चले। ये सब कुछ रोहित देख लेता है
और वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी सास इतना नीचे गिर सकती है। अब मैं मम्मी जी की असलियत सबके सामने लाऊंगा। बाद में अपने लिए सस्ती और सिंपल साड़ी देखकर आलिया फिर से गुस्सा हो जाती है। वाह मम्मी जी वाह, जेठानी जी के लिए इतनी सुंदर साड़ी और मेरे लिए इतनी सादी साड़ी। नहीं छोटी बहू, ये सुंदर साड़ी मैंने तुम्हारे लिए ही लाई थी। पता नहीं बॉक्सेस की अदला बदली कैसे हो गई। मुझे पता है माँ, क्योंकि बॉक्सेस की अदला बदली मेरी प्यारी पूजनीय सासू माँ ने की है। ये देखिए। फिर रोहित रोमा का वीडियो सबको दिखाता है और आखिरकार सबके सामने रोमा की असलियत आ जाती है। मॉम, आप इतनी घिनौनी हरकत कर सकती है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे माफ कर दो आलिया बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ इस मिडिल क्लास घर से निकाल कर वापस अपने साथ घर ले जाना चाहती थी। यू नो व्हाट मॉम, असली अमीरों वाली लाइफ तो यहाँ पर है। आपने और डैड ने हमेशा मुझे प्यार किया, लेकिन सिर्फ पैसे और गिफ्ट्स देकर, टॉयज देकर, महंगे कपड़े दिलाकर। पर आप दोनों हमेशा अपने काम में बिजी रहे। आपने मुझे कभी वक्त दिया ही नहीं। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, जो आप दोनों मुझे नहीं दे पाए वो इस ससुराल ने दिया है मुझे। इंसान का मन अमीर होना चाहिए। पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन रिश्ते और लोग हमेशा साथ रहते हैं। तुम सही कह रही हो आलिया बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। और मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन तुम्हें इस घर में इतना खुश देखकर मैं भी अपने घर खुशी खुशी जा रही हूँ बेटा। फिर रोमा सबसे माफी मांगकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद आलिया फिर से अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है। महिमा और पुष्पा दोनों सास बहू एक अमीर घराने में नौकरानी होती है। उन दोनों के पति की 1 साल पहले ही एक हादसे में मौत हो चुकी थी, जिस कारण विधवा सास बहू अपने मालिक की हवेली में रहकर दिन रात मेहनत किया करते थे और अपना गुजारा करते थे। बहू, तू सुबह से लगातार काम कर रही है, जाकर थोड़ा सा आराम कर ले। मैं ये बर्तन धो लेती हूँ। नहीं माँ जी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं यहाँ का काम निपटा दूंगी। नहीं बहू, मैं कर दूंगी ना, तू जा बेटा। अरे ओ चिड़ेलो, क्या मैं कर दूंगी तुम कर दोगी चल रहा है तुम दोनों का। चुपचाप जल्दी से काम करो और अपना ये सड़ा हुआ चेहरा लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। इडियट नॉनसेंस कही की। मालकिन सरोज वहां से चली जाती। सरोज को अपनी अमीरी का बहुत घमंड होता है। वो सभी नौकरों के साथ बुरा ही बर्ताव करती है और सभी से बहुत काम करवाती है। एक दिन महिमा की तबीयत खराब हो जाती है। अरे ओ पुष्पा, अपनी उस बेवकूफ बुढ़ी सास से कह दे कि आज घर में सबके लिए राजमा चावल बनेंगे। मालकिन, आज माँ की तबीयत बहुत खराब है, सर्दी बुखार हुआ है उन्हें, इसीलिए वो कमरे में आराम कर रही है। मैं बना देती हूँ ना राजमा चावल। क्या तुम्हारी सास क्या पगला गई है क्या? ये क्या उसके बाप की हवेली है जो वो घोड़े बेचकर सो रही है? आज तो तेरी सास गई काम से। बर्फ की टुकड़ों की बारिश करवाऊंगी आज मैं उस पर। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए मालकिन, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। मेरी माँ जी बुखार से तप रही है, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। लेकिन क्रूर मालकिन बेचारी पुष्पा की एक नहीं सुनती और बर्फ से भरी बाल्टी लेकर महिमा के कमरे में चली जाती है और उसके ऊपर वो सारे बर्फ के टुकड़े फेंक देती है, जिससे बीमार महिमा झट से कपकपाते हुए उठती है। मालकिन। क्या रे बुढ़िया, ऐसा क्या हुआ है तुझे जो दिन में भी सो रही है तू? मालकिन प्लीज माँ जी को जाने दीजिए ना,
प्लीज उन पर गुस्सा मत होइए। माँ जी आप ठीक तो है ना? बहू, टॉवेल, हाँ, टॉवेल कहाँ रख दिया मैंने? फिर पुष्पा टॉवेल अपनी सास को देती है। हाँ हाँ, अच्छे से पोंछ ले अपना पूरा बदन, क्योंकि इसके बाद तो तुझे राजमा चावल बनाने हैं। बेचारी महिमा, इतनी खराब हालत में भी उसे राजमा चावल बनाना पड़ता है। सरोज का मन काफी कठोर होता है। एक दिन उनके घर का एक नौकर चोरी करता है और लॉकर की चाबी पुष्पा के कमरे में रख देता है। ये क्या? ये चाबियां तुम्हारे पास कैसे आई? इसका मतलब तुमने ही चोरी की है। तुमने ही मेरे सारे गहने और पैसे चुराए हैं। चोरनी सास बहू। नहीं मालकिन, हमने कोई चोरी नहीं की है। ये चाबियां चोर ने हमारे कमरे में रख दी होगी। हमारा यकीन कीजिए मालकिन, ऊपर वाले की सौगंध, हमने कोई चोरी नहीं की। हाँ मालकिन, हमारा विश्वास कीजिए, हमने ये चोरी नहीं की है। हम तो आपके यहाँ कब से काम करते हैं। बस बहुत हुआ तुम दोनों का। अब निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ मेरे सामने से। इस हवेली में चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मालकिन। ये तो आप भी अच्छे से जानती है ना। हमें मत निकालो यहाँ से। हाँ मालकिन, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारे यकीन कीजिए। हम भला चोरी क्यों करेंगे? देखिए, आप चाहे तो हमारे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई गहने नहीं मिलेंगे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम भिखारी चोरनियों को। चोरी करके सामान छुपाने में तो तुम लोगों ने पीएचडी कर रखी है। पुष्पा और महिमा सरोज से खूब मिन्नतें करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और बेचारी बेकसूर सास बहू को वहां से धक्के मारकर निकाल देती है। अब वो दोनों गांव में बस यहाँ से वहां दर बदर भटकने लगती है और भटकते भटकते एक जंगल में जा पहुंचते हैं। बहू, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ना ही किसी का सहारा है, ना ही रहने को छत और ना ही खाने को निवाला है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको और ज्यादा परेशानी सहने नहीं दूंगी। सब ठीक हो जाएगा माँ जी। हमें फिलहाल सबसे पहले अपने लिए छत का बंदोबस्त करना होगा। अगर छत ही नहीं मिली तो हम रहेंगे कहाँ? दोनों इसी सोच में पड़ जाते हैं कि तभी उनकी नजर जंगल के सामने उगी लंबी घास पर जाती है, जिसे देख महिमा कहती है, बहू, हम घास का घर बना सकते हैं। घास का घर? अरे हाँ माँ जी, ये तो आपने कितना बढ़िया सुझाव दिया है। घास का घर बनाने में तो कोई भी खर्चा नहीं है और हम आसानी से बना भी सकते हैं और वो दिखने में भी सुंदर होगा। हाँ बहू, चल लग जाते हैं काम पर। दोनों भगवान का नाम लेकर घास तोड़कर घर बनाने लगती है और वो दोनों इतना सुंदर घास का घर बनाती है जिसे देख वहां आते जाते सभी पर्यटक और गांववासी उनकी खूब तारीफ करते हैं। अरे वाह, ये घास का घर तो बहुत ही सुंदर बना है और क्या यूनिक आइडिया है। मैं तो इसके ढेर सारे फोटोग्राफ्स लूंगा। काश हम भी ऐसे घर में रह सकते, ऐसे शांत वातावरण के बीचों बीच। माँ जी, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि आप लोग ऐसे ही घास के घर बनाओ। ये सब शहरी लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर आप लोगों ने इसे अपना बिजनेस बना लिया तो क्या जानती है आप कितना कमा सकती है। ऐसे शांत वातावरण में लोगों को रहना बहुत पसंद होता है। मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग ये बिजनेस ही चालू कर दो। लोग आकर आपके घास के घर में रहेंगे भी और आपकी अच्छी खासी कमाई भी होगी। हाँ,
ये सुझाव तो आपने काफी बढ़िया दिया है। धन्यवाद जी। बस आते रहिए यूं ही। उस पर्यटक के सुझाव को सुनकर दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारे घास के घर बनाते हैं, जिससे जो भी वहां आता है 4 से 5 दिनों तक उस घास के घर में रहकर उस जगह का आनंद लेकर ही जाता है। और साथ ही महिमा और पुष्पा भी उससे ढेर सारे पैसे कमाते हैं और उन पैसों से वो अपना एक बंगला खरीदती है। देखा बहू, हम दोनों ने मिलकर आखिर कर ही दिखाया। हाँ माँ जी, देखो ना, ऐसा लगता है कि कल की ही बात है। किसने सोचा था कि झोपड़ी जैसा मामूली सा एक घास का घर हमें इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा। हमारा घास का घर होटल नंबर 1 वैकेशन स्पॉट बन चुका है माँ जी। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है बहू। और इस तरह दोनों सास बहू अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करती है।